इस वक्त भारतीय राजनीति में गजब का खेल चल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चला। अभी हाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं 3। अब कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो बिल्कुल इसके विपरीत काम कर रही है, मतलब घिरती जा रही है। विपक्ष को कमाल का मौका मिल गया है। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधीर कुमार सोनी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका सुधीर कुमार सोनी जी से परिचय करा दूँ। देखिए सर सिविल इंजीनियर रहे हैं, अभी नमो यूथ ब्रिगेड जो है उससे जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विषयों पर अपनी खुलकर चर्चा रखते हैं, और इसे हम राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एंड देखिए, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ कि आप भी राजनीति को बहुत करीब से नज़र रखते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि जो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जंतर मंतर पर जो जैन जी का जो आंदोलन जिसको हम अभी परिवेश में देख रहे हैं, तो ये स्पॉन्टेनियस एक प्रतिक्रिया थी नवयुवकों की, नौजवान जितने देश के हैं, और नीट को लेके जो लोगों के अंदर में संदेह थे, पेपर लीक जो पिछले कुछ समय में पेपर लीक हुए उनको लेके उनका गुस्सा जो था, वो आपको जंतर मंतर पे सीजेपी के आंदोलन के रूप में आपको देखने का मिला। लेकिन उसके लंबे रूप से, क्योंकि वो सीजेपी कोई राजनीतिक दल है नहीं, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। जो लोग बच्चे निकल कर आए उनके अंदर में एक विद्रोह था, एक सरकार के प्रति नाराज़गी थी, वो आपको देखने को मिली। और धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि अब उसमें जो मुद्दे हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा दम रहा नहीं। सरकार ने जाँच करने के आदेश कर दिए हैं, समयबद्ध सीमा में जांच हो रही है, जो निर्दोषी होंगे उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन सर, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी उनमें से एक हैं, मेरी कई लोगों से बात हुई, मामला यही फंस रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जो सरकार 13 महीने तक किसानों का जो प्रोटेस्ट लाल किले पर हुआ, 13 महीने तक किसानों के सामने नहीं झुकी। शाहीन बाग में 5-6 महीने तक किस तरीके से जाम किया गया CNRC के मुद्दे पर, वहाँ नहीं झुकी। कुछ दिन पहले किसान बैठे रहे थे, हाल में फैसला आया, ब्रजभूषण सिंह को अब बरी कर दिया गया है लोअर कोर्ट से। वो सरकार एक छोटे से 30-36 दिन का एक प्रोटेस्ट चला और इजीली झुक गई। इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, उसमें भी मैं कहूँगा वो इजीली नहीं झुक गई। पहले तो इसको इस तरह से देखें, और जो सरकार किसानों के आंदोलन को लेके पूरी तरह से मुस्तैद थी, तैयार थी, उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया गया। सरकार ने अपने जितने संसाधन थे वो लगाए आंदोलन को रोकने के लिए, और सरकार कामयाब हो गई, क्योंकि वो आंदोलन पूर्व में लिखित रूप से सूचना सरकार के पास थी, इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही थी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा आपको कि ये आंदोलन स्पॉन्टेनियस था, इसके लिए सरकार की बिल्कुल तैयारी नहीं थी। सरकार के पास में ये किसी तरह की सूचना नहीं थी कि इतने बच्चे एक साथ तैयार हो जाएंगे। उन्होंने सही स्पिरिट के साथ में, अपनी जो इच्छा शक्ति है उसके साथ में लोगों को जगह दी जंतर मंतर पर, ये कहने के लिए कि लोग, जनता जो नवयुवक है वो आए और अपनी बात को कहें। लेकिन उसमें किस सरकार को ये अंदेशा नहीं था कि इतनी तादाद में बच्चे इकट्ठे होंगे, जिसका नतीजा आपने देख लिया है। व्यवस्था भी हुई, कानून व्यवस्था भी लोगों ने हाथ में ली, दोनों तरफ से नुकसान, पुलिस फोर्स का भी हुआ, बच्चों का भी नुकसान हुआ ऑफ कोर्स, और देश की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। तो इस कारण ये भी जो आप देखेंगे आंदोलन, ये भी 20-25-30 दिन तो आंदोलन ये भी चला। ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन 4 दिन में उसका नतीजा निकला। आप देखेंगे कि जो सीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनको पुलिस ने खुद परमिशन दी, एयरपोर्ट से लिया और जाके जंतर मंतर पर छोड़ा। वही तो पूरा मामला फंस रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जो पंजाब में, अगर आपको याद हो, अमृतपाल सिंह एक खालिस्तान एक्टिविस्ट का जिन पर आरोप लगता है, उन्होंने थोड़ा सा पंजाब में वो एक्टिव हुए थे और बीजेपी ने उनको पहुंचा दिया आसाम, अरेस्ट कर दिया। हालांकि ये सीजेपी से मैं इससे रिलेट करना पूरी तरीके से नहीं चाहूँगा, लेकिन अब कई लोग यही कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहती तो अभिजीत दीपके को एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर लेती, तो ये मामला होता नहीं। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी से चूक हुई इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर? नहीं, चूक नहीं, उस सरकार की आप नीयत पे जाइए। सरकार की नीयत बिल्कुल साफ थी कि सर बच्चे जो अपनी बात, देखिए, जो आपने नाम लिया अमृतपाल ने, अमृतपाल सांसद बने, उनको गुवाहाटी किसी जेल में भेज दिया। उनकी बैकग्राउंड में और उनकी सोच में और उनके उसमें और इन बच्चों के जो कार्य करने का जो तरीका था, उसमें दोनों में आइडियोलॉजिकल बहुत डिफरेंस था। वो एकदम
कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की बात करे थे अमृत जी, मार काट की बात करते, उग्रवाद का पहला स्टेज था वो, जिसपे सरकार को ये जो पीएमएलए एक्ट में उसको लेके और उनको बंद करना पड़ा। लेकिन ये तो चूंकि उनको, सरकार को मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्पॉन्टेनियस थे, सरकार को ये अंदेशा नहीं था, सरकार ये चाह रही थी कि बच्चे आएँ, अपनी बात कहें, सरकार उस पर एक्शन ले। लेकिन ये आंदोलन बच्चों के हाथ से निकल के कुछ ऐसे नेताओं के हाथ में चला गया, जिससे इसमें आंदोलन की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई, जिसका नतीजा हिंसा भी हुई, जिस मारकाट भी हुई, लोग घायल भी हुए। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार से मैं ऐसा मानता हूं कि समझने में शायद कुछ चूक तो हुई। सर, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और भी है कि आपने भी कई प्रोटेस्ट देखे होंगे, मैंने भी कई प्रोटेस्ट कवर किए हैं, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट था, ये पहला जेन जी प्रोटेस्ट इसे इंडिया का कहा जाएगा। इस प्रोटेस्ट में खासकर जिस तरीके से गालियों का इस्तेमाल किया गया, अब उस पर कई लोग तर्क दे रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जेन जी है, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पहले सोशल मीडिया उतनी नहीं थी। इस पर आप क्या सोचते हैं, जो गाली गलौज पूरे जो प्रदर्शन में हुई है? देखिए, मैं तो एक इंसान के नाते अगर इसकी बात कहें तो अपनी संस्कार और संस्कृति को हमेशा आदमी को ध्यान में रखना चाहिए। तो जो भी आदमी, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं या जो भी हमसे ओहदे में बड़ा है, देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, तो संस्कार से तो जरूर, मेरा अपना मानना है कि जो भी भाषा है वो मर्यादित होनी चाहिए। आप आज़ादी का मतलब, हम भी जब पढ़ते थे तो ऐसा कहा जाता है, आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ दूसरे की आज़ादी शुरू होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो कुछ हो सकता है कि गुमराह बच्चे हों या आवेश में कुछ इस तरह की बात निकली हो, कुछ लोगों ने उसमें माफ़ी भी मांगी है। तो मेरा अपना मानना ये है कि जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसकी तो आलोचना जितनी करें उसकी कम है। पिछले 12 सालों में मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बहुत करीब से नज़र रखता हूँ, क्योंकि जब 2014 में मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे और फिर हरियाणा में जो पहली बार चुनाव हुआ था, तो मैं एज अ रिपोर्टर बहुत क्लोजली कवर कर रहा था। सर, पिछले 12 साल में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इतना कमज़ोर किसी ने देखा है। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो खेमे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या एक इसमें सच्चाई है कि जो बीजेपी है वो अंदर से कमज़ोर दिखाई देती जा रही है? जो कैबिनेट का एक्सपेंशन भी होना है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उसमें कई सारे लोगों की विदाई होनी है, जैसे कि राजनाथ सिंह और गडकरी जी का एक बड़ा नाम निकल कर सामने आ रहा है। खासकर राजनाथ सिंह के बारे में बात कही जा रही है कि अब वो सक्रिय राजनीति से अलविदा हो सकते हैं। देखिए, मैं आपकी बात का एक एक करके जवाब देता हूँ। पहले तो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी की। हाँ। तो कमजोरी और ताकत नापने का एक पैमाना है, जो देश में समय समय पर लोकतंत्र में जो व्यवस्था बनी है, उसमें चुनाव, आप चुनाव देखिए, बिहार जीता, फिर बंगाल मेजोरिटी से जीता। तो मेरा अपना मानना है कि किसी भी सरकार के लिए ताकत का जो आंकलन है वो इलेक्शन से होता है। तो आपने देखा कि बिहार भी जीते और बंगाल भी जीते। आपके परमिशन हो तो मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। अभी उपचुनाव हुए, गुजरात में तो जीत गए, लेकिन दतिया और जो बांकीपुर का जो चुनाव था, प्रशांत किशोर और नरोत्तम मिश्रा दो बड़े हाई प्रोफाइल लोग थे। खैर, वहाँ से तो नरोत्तम मिश्रा की पॉलिटिक्स लगभग ख़त्म ही हो गई है, पार्टी ने टिकट काट दिया। फिर उनमें ये दो चुनाव की बात भी आएगी कि जिस तरीके से बिहार का और एमपी का चुनाव हारे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी और जो यूजीसी को लेकर लोग कह रहे हैं कि सवर्ण नाराज हैं, इस वजह से बीजेपी हार रही है। नहीं, देखिए, मैं अपना नज़रिया आपको बताता हूँ। हम बात करते हैं दतिया की सीट तो पहले भी कांग्रेस की सीट थी। बिल्कुल। पहले आप इसको इस तरह से देखिए, जब कांग्रेस की सीट थी तो आप बीजेपी को हार और जीत का तो कोई उसको जोड़ने का कोई तरीका मेरे को नहीं लगता। दूसरी बात ये थी कि ज़रूर जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं, एक ताकतवर नेता हैं मध्य प्रदेश के, ऑफ कोर्स, उनकी वजह से जो विद्रोह हुआ, जो लोगों में, जनता में इस तरह की भ्रांति जो फैली, कहीं ना कहीं हो सकता है कारण वो भी रहा हो। बट मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को वहाँ नरोत्तम मिश्रा जी की वजह से नहीं मिली, वो सीट कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने अपनी सीट लोकतंत्र में अपने रिटेन कर ली। लेकिन बीजेपी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट नहीं बचा पाए। अब मैं वहीं उसी बात पर आ रहा हूँ। देखिए, ये है, इसको मैं देखता हूँ आत्मविश्वास की तरह से, जो अति आत्मविश्वास जिसको कह रहे थे हम, बीजेपी के लोग ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास में थे। वो इसको ये मान के चल रहे थे कि ये ग्रांटेड है, ये सीट हमारी है। तो उन्होंने पहली गलती क्या की कि एक उम्मीदवार का नाम डिक्लेयर किया। उसके बाद जब वो प्रचार में उतरा तो थोड़े दिन के बाद में आप देखिएगा, किसी तिवारी जी को
उन्होंने टिकट दे दिया। तो इन सब चीज़ों का असर ग्राउंड पे ज़रूर दिखाई देता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि बिहार के अंदर जो बीजेपी के जो नेता हैं वो अति आत्मविश्वास में हैं। अब वहाँ नहीं, इवन दिल्ली में भी या अति आत्मविश्वास में है। तो ये जो इस तरह का जो सोच है वो डेफिनेटली पार्टी के लिए अच्छा, अब ठीक नहीं है। सियासी गलियारों में एक बात तैरने लगी है, खासकर बिहार के मामले में। लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में करीब 2 साल तक गांव-गांव जाके घूम के रैलियां की थी, लेकिन वोट नहीं मिला था, एक भी उनका कैंडिडेट नहीं जीत पाया था। अब लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की बात अब लोगों को आनी समझनी शुरू होगी और अब आगे हो सकता है कि जनसुराज पार्टी अच्छा करे बिहार में। तो आपको लगता है कि बिहार में अब लोग जो जातिवाद का जो नैरेटिव है या जो भी चीज़ है उनसे आगे सोच रहे हैं? खासकर भरत तिवारी का एनकाउंटर भी एक उसमें बड़ा फैक्टर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि कमजोर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं सम्राट चौधरी। नहीं, मैं पहले आपको बिहार की बताता हूँ। बिहार पे मैंने एक पॉडकास्ट सूर्य चैनल पे किया था। हाँ। जिसमें पत्रकार जी ने मेरे से जब ये पूछा कि आप जनसुराज को कितनी सीटें मिलेंगी, हाँ। कि उस समय भी ये आंकलन लगाया जा रहा था कि जनसुराज एक बहुत बड़ी पार्टी उभरेगी। हाँ। 3000 किलोमीटर की यात्रा पर पीके ने की। तो लेकिन मेरा आज भी वो रिकॉर्ड है कि मैंने उसमें कहा था कि प्रशांत कुमार सिर्फ वोट काटेंगे और उनको कोई सीट नहीं मिलेगी। तो मेरा अपना मानना ये है कि लेकिन हाँ, उसको ये बिल्कुल रूल आउट कर देना राजनीति से। और दूसरी बात ये कि इस जीत की जिम्मेदारी जितनी प्रशांत किशोर पे है उससे ज़्यादा कहीं आरजेडी के नेताओं पर है। उन्होंने भी इस इलेक्शन को अति आत्मविश्वास में लिया। वो ये समझ रहे थे कि हम अगर कोई नहीं जीतेगा तो हम जीतेंगे, या तो बीजेपी जीत ही रही है उनके साथ, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रशांत किशोर जी को जीत हासिल की। और उसने अब से नहीं, वो पिछले 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रशांत किशोर की निजी जीत है। अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पे आते हैं, हमने बीच में उसको छोड़ दिया था। कैबिनेट एक्सपेंशन की बात हो रही है, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नई राजनीति की तरफ जा रही है। जब बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए तो, और अभी सुनने में आ रहा है कि जो पुरानी लीडरशिप है वो धीरे धीरे अब टाटा बाय बाय कहेगी और नई लीडरशिप को मौका दिया जाएगा कैबिनेट एक्सपेंशन के थ्रू। लेकिन जिस तरीके से जो झटके लगे, जाहिर सी बात है, ये एक टर्बुलेंस आता है राजनीति में। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये जो अब जो पावर का जो स्थानांतरण होना है, खासकर कहा जाता है कि मोदी टू योगी, ये इजीली हो पाएगा, या फिर विपक्ष को तमाम मुद्दे मिल गए हैं और बीजेपी की सरकार भी आने वाले समय में हो सकता है कि ना बन पाए? नहीं, देखिए, पहली बात करें विपक्ष के पास तो मुद्दे 14 साल में बहुत मुद्दे मिले, लेकिन ग्राउंड पे आंदोलन करने की जो परिपाटी रही विपक्षी दलों की, वो हमने तो वो दिल्ली में कोई आंदोलन देखा नहीं। अगर वही आंदोलन होता तो जैन जी को ही जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। पेपर लीक के मामले में तो मेरा ऐसा मानना है विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं, लेकिन आंदोलन करने की तो ताकत क्या ये उनकी मानते नहीं हैं कि जैन जी का जो मुद्दा है वो विपक्षी पार्टियां कैश कर पाई? नहीं कर पाएंगी ना। वो उनमें वो मादा नहीं है ना आंदोलन की। ये पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां, आंदोलन के जिस तरह से पहले मादा पार्टियों का होता था, सड़क पे लोग उतरते थे, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। जो भी नेता है वो सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीति कर रहा है। डंडे खाने की ताकत नहीं है, धूप झेलने की ताकत नहीं। विपक्षी दल सारे आराम परस्त हो गए हैं। तो मेरा अपना मानना है कि आंदोलन के मुद्दे देश में बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुद्दे बहुत हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे नीट का मामला हो, या रोजगार का मामला हो। तो लेकिन विपक्षी दल हताश, निराश हैं, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। रहा जो आपने कहा कि जो उम्र के हिसाब से जो इंडक्शन होना है कैबिनेट के अंदर में, हाँ। देखिए वो तो एक निरंतर डायनेमिक प्रोसेस है। वो तो कुछ लोग आएंगे जाएंगे, जैसे मान लीजिए रवनीत बिट्टू जी का कार्यकाल जो राज्यसभा का था खत्म हो गया, वो मंत्री भी थे, तो जाएंगे तो नेचुरली कोई दूसरा आएगा। नहीं सर, बात एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको रोक रहा हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जिस तरीके से ये जैन जी प्रोटेस्ट हुआ, अभी हाल में इलेक्शन की चीज़ चल रही है, आरएसएस भी बहुत दिनों से कुछ नहीं, कोई बयान निकल कर सामने नहीं आ रहा है। अमित शाह भी बिल्कुल शांत बैठे हैं। कहा जाता है कि भाई ऐसे मैटर्स पे अमित शाह ना बोलें, ऐसा हो नहीं सकता है। अमित शाह भी शांत बैठे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को डाइवर्ट करके, इन मुद्दों को डाइवर्ट करके कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रही है? क्योंकि परिसीमन बिल को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है कि वो 360 का वो जो मैजिक फिगर है, उसमें जो 10-12 जो कम पड़ रहा है, बीजेपी का पूरा फोकस उस पर है। क्या आप मानते हैं? अब मैं ऐसा मानता हूँ कि परसिमन कह लीजिए, डिलिमिटेशन कह लीजिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए, और उसके लिए मेजोरिटी होना काफ़ी नहीं है, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी होना बिल्कुल, चाहिए। इसलिए मैंने 360 का आपको बोला। आपने एकदम दुरुस्त कहा है। तो हो सकता है पार्टी उस पर फोकस कर रही हो, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन सर फिर मुद्दा वही आ रहा है ना कि दक्षिण जो भारत के राज्य हैं
उनको नुकसान हो जाएगा। वो कहते हैं कि भाई हमने जनसंख्या नियंत्रण पे कानून किया है, मतलब तो नियंत्रण किया है, और हमने अच्छा अपने आप को ग्रो किया है, लेकिन फ़ायदा मिल जाएगा बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स को। देखिए, जब जब सरकार कोई भी प्लान लाती है या कोई एक्शन करती है या एक तरह की नोटिफिकेशन करती है, तो अब उसके साथ साथ जब कुछ फ़ायदे होते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कुछ नुकसान भी हो। उनकी बात अपनी जगह ठीक है कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करी, ये करी, वो करी, लेकिन इसको अगर दूसरी तरह से देखें, अगर जहाँ 40 एमपी हैं वहाँ बढ़ के 50 एमपी होंगे तो एमपी लैड फंड का पैसा, उसका बजट, वो भी तो उस प्रदेश में जाएगा, तो वो प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देश को मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है ये बड़े, अभी तो हम काल्पनिक बात कर रहे हैं, जब डिलिमिटेशन पास होगा बिल, परसिमन पास होगा बिल, और जब लोग जाएंगे तो मेरा ऐसा मानना है ये दाएं बाएं सात चीज़ें साथ साथ चलती हैं, इसका जितना नुकसान होगा उसका फ़ायदा भी होगा। अब सर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पे आते हैं, बात करते हैं लिटमस टेस्ट की। विपक्ष, ऐसा कहा जा रहा है कि जेएनजी प्रोटेस्ट के रूप में विपक्ष को एक संजीवनी हाथ लगी है। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में विपक्ष को एक संजीवनी हाथ लगी है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से घेर रही है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, खासकर जिस तरीके से अमेरिका ने, हालांकि वो एक विदेश नीति का मामला है कि अमेरिका, जो ट्रंप और मोदी का जिस तरीके से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो फ्रेंडशिप चली और जो जिस तरीके से किया जा रहा है, उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। लेकिन अब जो पहला और बड़ा लिटमस टेस्ट वो होना है यूपी के थ्रू। क्या आप मानते हैं कि जो चंदा चोरी का मामला है या जो जेएनजी का प्रोटेस्ट है, उसका असर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में जो होने हैं उनमें असर दिखेगा? देखिए, मैं निजी रूप से अपना विचार पहले चंदा चोरी के बारे में बताता हूँ कि चंदा चोरी केवल मात्र चोरी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और लोगों की अमानत में खयानत का मामला है, बहुत बड़ा अपराध है, मैं ऐसा मानता हूँ इसको। और दूसरी बात ये देखें कि अगर आप करोड़ों हिंदुओं की आस्था को जो ठेस पहुंचाई है, बिल्कुल करोड़ों, और इससे भारत सरकार की, मैं भारत सरकार की छवि बोलूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से क्रेडिट लेने पहुंचे थे वहां विपक्ष की भाषा में, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो फिर सरकार को लेनी पड़ेगी। नहीं, सरकार ने जिम्मेदारी ली ना, सरकार ने एसआईटी बनाई, सरकार ने लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कार्रवाई वैसी नहीं की गई। नहीं, विपक्ष के हिसाब से सरकार कार्रवाई नहीं करती ना, सरकार तो कानूनी सम्मत कार्रवाई करती है। जिसको एसआईटी ने पकड़ा उनको जेल भेज दिया गया, उनसे बरामदगी हुई। और दूसरी बात है कि एसआईटी अपना काम कर रही है कि विपक्षी हिसाब से तो काम नहीं कर रही। विपक्ष कह रहे हैं चंपत राय को बचा ले गई आरएसएस। देखिए, ये तो विपक्ष का काम है आरोप लगाने का। अगर चंपत राय जी के खिलाफ एसआईटी को कुछ मिलेगा तो, और एसआईटी ने चंपत राय जी को भी बुला के 8 घंटे पूछताछ की है, तो मेरा ऐसा मानना है कि विपक्ष के पास सिवाय तहमत लगाने के या आरोप लगाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है सिवाय। और जहाँ तक चंदा चोरी का सवाल है, अगर इस देश का इतिहास उठा के देखेंगे तो कुछ चंदा चोरी पहली बार हुई, सबरीमाला में चोरी हुई, उसके बाद में तिरुपति के अंदर में चोरी हुई, उसके बाद में ये आरोप लगा के बद्रीनाथ में चोरी हुई। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस भी मंदिर में आप जाएं, ये तो व्यक्तिगत उस पुजारी का धर्म और उसमें निष्ठा कितनी है, ये उस पे जाता है कि ये सरकार का काम चौकीदारी करने का नहीं है कि जो कस्टोडियन है मंदिर का, वो आदमी अगर बेईमान है तो सबकी ईमानदारी का ठेका सरकार के पास। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हालांकि इस पर हम किसी दिन अलग से पॉडकास्ट में बात करेंगे कि हमारे जो खासकर जो सनातन धर्म है उनका जो टेम्पल्स का स्ट्रक्चर है वो कैसे उतरना चाहिए। एक खैर लौटते हैं यूपी पर। जिस तरीके से जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, सीजेपी की तरफ से कहा गया कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए, और उसके साथ साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चुनौती दे दी गई कि भाई आप भी ठीक से काम करिए। तो आपको लगता है कि 2027 के चुनाव में जो सीजेपी के लीडर्स हैं जो योगी को खुली चुनौती दे रहे हैं, तो जैसे पीएम मोदी जो केंद्र सरकार झुकी, ऐसे योगी सरकार झुकेगी यूपी में? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो अभी आपने बताया कि झुकाने वाला चाहिए जी, ये जो राजनीतिक नारा है, बिल्कुल ये विपक्ष के पास इन नारों के अलावा ये खोखले नारे, इसमें कोई दम नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में भी यही गठबंधन इंडी के लोग सामने गए थे और पहले दिन एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। आप इलेक्शन आने दीजिएगा, आप देखिएगा लोगों को आज देश के अंदर में, मैं ऐसा मानता हूँ, उत्तर प्रदेश में बड़ा फ्रिक्वेंटली मैं भी भ्रमण करता हूँ, मैंने ऐसा देखा कि एक आदमी की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, पढ़ ले तो रोजगार चाहिए, और सबसे बड़ा जो सबसे अहम जो है वो चाहिए कानून व्यवस्था, जिसमें आपके घर की बहन बेटियां माएँ खुलेआम स्वच्छंद रूप से घूम सकें। क्या आपको लगता है संभव में अगर योगी जी नहीं रहेंगे या बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी तो क्या हम भूल पाएंगे, उस तरह से घूम पाएंगे स्वच्छंद रूप से? क्या आप उस समय को रिकलेक्ट करें, याद करें कि पुनरावृत्ति उसकी होगी जो मुजफ्फरनगर में होता था,
या अलीगढ़ में होता था या मुरादाबाद में होता था, जहाँ 6 बजे के बाद बहनें निकल नहीं सकती थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि कानून जो सबसे ज़्यादा जो अहम रिक्वायरमेंट है नागरिक की, वो है सुरक्षा, संरक्षा। वो सरकार योगी देने में पूरी तरह से कामयाब है। और बजट है सरकार के पास, अभी भी 59,000 करोड़ का बजट उन्होंने सप्लीमेंट्री दिया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो प्रोग्रेस है, जो तरक्की है, वो डायनेमिक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सर, होगा। इस बात पे तो कोई शक नहीं है, क्योंकि लोग कहते भी हैं कि कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार को एकदम टॉप नंबर दिए जाएंगे जितनी भी पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं। लेकिन दो मुद्दे हैं, एक है एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा जिस तरीके से अखिलेश यादव और डिम्पल यादव एक्टिव हुए हैं हाल के दिनों में, और जो कई सारे जो जातिगत समीकरण हैं। और अंदर खाने खबर ये भी आती है कि बीजेपी का ये खेमा नहीं चाहता कि योगी अब ज़्यादा आगे बढ़ें राजनीति में। देखिए, चाहे राजनीति हो, चूँकि मैं तो सरकारी हाँ। कर्मचारी भी रहा हूँ, हाँ। तो किसी भी अच्छे और तेज काम करने वाले आदमी को ना तो राजनीति में कोई पसंद करता है और ना सरकारी नौकरी में कोई पसंद करता है। तो इसलिए ये विरोध होना स्वाभाविक है, वो आदमी की इस तरह की प्रवृत्ति है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखा ये जाएगा कि लोगों में उनकी लोकप्रियता कितनी नहीं है। सर, कहा जा रहा है कि अब केंद्र में मोदी के बाद एक धड़ा ये भी बात करता है कि शाह वर्सेस योगी होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है, केवल लोगों की धारणा है। और बीजेपी में ऐसा मानता हूँ कि बिल्कुल एक होकर इलेक्शन लड़ेगी, और बल्कि विपक्षी लोग देखेगा एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि अच्छा, एक सवाल और, ऐसा आप इस पर क्या सोचते हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि शायद 2029 से पहले ही मोदी जी अपना पद छोड़ दें, राष्ट्रपति बन जाए। ये ऐसी सियासी गलियारों में चर्चा है, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। तो क्या लगता है, मोदी के बाद कौन वो चेहरा होगा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लीड करेगा फिर सरकार को? देखिए, ये बेहतर तो ये होता कि इसके सवाल पार्टी के लोग ही देते हैं, हाँ। ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। हाँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। बिल्कुल, कुछ भी संभव है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि इस तरह की जब ये बहुमत 2/3 आ जाए, तो इस तरह की एक जो फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज हो कि भाई मोदी जी राष्ट्रपति बन जाए। हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स वाला सिस्टम हमारे यहाँ भी हो। हाँ। लेकिन अभी कहना ये सब भविष्य के गर्भ में है। अभी मतलब उसमें कुछ कहना या चर्चा करना बेमानी होगा, मैं तो ऐसा मानता हूँ। अभी ये जो चर्चा हो रही है वो परिसीमन बिल को लेकर हो रही है। इसके बाद फिर वन नेशन वन इलेक्शन, आपको लगता है कि इस कार्यकाल में मोदी सरकार पूरा कर पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी कोई ऐसी बात नहीं कि इससे पहले भी सरकार ने अपनाई थी। तो वो उसमें जब देखा सरकार ने कि हम लोग कामयाब नहीं हुए, तो उसको बंद करना पड़ा। तो मेरा ऐसा मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश की जिस तरह का फेडरल स्ट्रक्चर है और जितना लंबा चौड़ा 150 करोड़ की आबादी, 29-32 स्टेट, वो मुझे नहीं लगता कि उसमें वो संभावना है इस तरह की। हालांकि उसके उद्देश्य उसके पीछे ठीक है कि पैसे का बचत होगा, समय का बचत होगा, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत कानूनी पेचे दिए हैं। अगर कहीं बहुमत से अल्पमत में सरकार आ जाएगी, फिर क्या होगा, फिर बाई इलेक्शन आ जाएंगे, फिर क्या होगा। तो घूम घाम के जो पहले भी भूतकाल में भी इस तरह का कई दफ़ा सरकार ने एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि ये इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा सरकार कुछ कर पाएगी। बिल्कुल सर, अब इस पॉडकास्ट को हम एंड करने वाले हैं, और आखिरी सवाल मेरा आपसे, हमने देश की बात करी, एक मोदी सरकार जो इस सरकार की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ थी उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। विदेश नीति पर सरकार घिरती हुई आ रही है। लोग कहते हैं कि पड़ोसियों के साथ उतने अच्छे रिश्ते नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो, कई सारे देश हो। नहीं, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि पाकिस्तान के साथ तो 1947 से रिश्ते ठीक नहीं। तो किस सरकार की बात करते हैं? 70 साल कांग्रेस में रही, तब भी सरकार के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे पाकिस्तान के बांग्लादेश, साथ। नेपाल, तो हाँ, जहाँ तक नेपाल का सवाल है, नेपाल में आप देखिए समय समय के साथ परिस्थितियाँ जब बदलती हैं, तो उसके पीछे जो हमारे जो रिश्ते हैं जिनमें थोड़ी बहुत कड़वाहट जो आई है, उसका कारण हमारी विदेश नीति नहीं है। उसका कारण है चाइना का इंटरफेरेंस नेपाल के अंदर, उसका बंगाल के अंदर में चाइना का इंटरफेरेंस, पाकिस्तान में चाइना का इंटरफेरेंस। तो मेरा अपना मानना है कि जब आपके पड़ोस में कोई हमसे ताकतवर आदमी घुसेगा और जब पैसा और टेक्नोलॉजी और संसाधन आपको फ्री में देगा, तो उसका असर नेचुरली हमारे देश पे होना स्वाभाविक। वेलकम टू द रैपिड फायर। आपसे सवाल पूछूंगा जिसका आपको क्विकली जवाब देना है। आप रेडी? अगला पीएम कौन होगा, शाह या योगी? लोकतंत्र में जनता तय करेगी, जनता जनार्दन है। क्या राहुल गांधी पीएम बन पाएंगे? अभी कोई संभावना नहीं। अखिलेश यादव 2027 में पावर में आएंगे? मुझे नहीं लगता। चंदा चोरी का असर 2027 में दिखेगा? कोई मुद्दा नहीं।
सीजेपी आगे चलकर पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील होगी, संभावना है। या फिर सीजेपी का जो मर्ज है वो आम आदमी पार्टी में हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई संभावना नहीं। नितिन नवीन क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे एज अ राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी? यंग है, एनर्जी है, प्रयास कर रहे हैं। कैबिनेट से किसकी छुट्टी हो सकती है या किसकी छुट्टी होनी चाहिए, राजनाथ या गडकरी? ये तो देखिए सरकार तय करेगी किसकी छुट्टी होगी। फिर भी आपको कोई एक नाम चुनना पड़े एज अ दोनों के कामकाज पे, तो आप किसको ज़्यादा नंबर देंगे, राजनाथ जी को या गडकरी जी को? नहीं, गडकरी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया है, तो मेरे को तो लगता है कि उनको रिटेन करना चाहिए सरकार में। आप दफ्तर आते जाते अपनी कार से आते होंगे, इथेनॉल पे सरकार पास या फेल? पास है। इथेनॉल पे पास है। एजुकेशन सिस्टम को कितने नंबर देंगे आप? देखिए, एजुकेशन में मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार थोड़ा लैग कर रही है। सरकार को अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा और शिक्षा पे फोकस करना पड़ेगा। 93,000 स्कूल बंद हुए, जो इसके लिए अच्छी बात है। आप एक सिविल इंजीनियर रहे हैं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितने नंबर देंगे? मैं तो 100/100 दूंगा। ऐसा तो नहीं है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए बारिश के मौसम में किस तरीके से। नहीं, देखिए वो एक दूसरा पहलू है, उसमें कोई समस्या आती हैं तो, लेकिन आपने 10 साल पहले भी मैंने रोड से सफ़र किया, अभी भी किया, लखनऊ से दिल्ली भी आया और लखनऊ से दिल्ली से देहरादून भी गया। तो ये जो सब कमियां हैं ये समय की कमी है, और जो तरह की हैं उनके लिए दूसरे व्यवस्थाएं बनी हैं उनको हैंडल करने के लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा। चलिए सर, इसी से रिलेटेड आखिरी सवाल, नितिन गडकरी को एज अ रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कितने नंबर? मैं तो ऐसा मानता हूं पूरे नंबर उनको मिलने चाहिए। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर।